सो गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, लेट्स स्टार्ट द क्लास। कल हम लोग कहाँ तक पहुँचे थे? हम लोग इंट्रिंसिक इम्पीडेंस कर रहे थे। कल हम लोग लॉसी डायलेक्ट्रिक देख रहे थे, राइट? कल हम लोग जो देख रहे थे वो लॉसी डायलेक्ट्रिक, लॉसी डायलेक्ट्रिक था, जो कि नहीं परफेक्टली कंडक्टर है और ना ही परफेक्टली क्या है, नॉट अ परफेक्टली कंडक्टर एंड नॉट अ परफेक्टली आपका डायलेक्ट्रिक है। ओके, सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि अगर हम ये करें कि आपका इसमें जो हमारा इंट्रिंसिक इम्पीडेंस है, राइट? कल लास्ट में हम लोगों ने क्या देखा था? इंट्रिंसिक, गुड मॉर्निंग ऑनलाइन स्टूडेंट्स, राइट? अब कंसंट्रेट करो इस पर। इंट्रिंसिक इम्पीडेंस, इंट्रिंसिक इम्पीडेंस क्या होता है? इंट्रिंसिक इम्पीडेंस कहता है कि अगर मैं बोलूँ ईटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? जी, इंट्रिंसिक इम्पीडेंस हो जाएगा ई नॉट बाई एच। ठीक है, अगर मैं मैग्नीट्यूड्स की बात करूँ, ठीक है। अब देखो ये सेम होता है ओम के लिए, इसी मीडियम के लिए, लेकिन हम लोग जिस मीडियम की बात कर रहे हैं उसके लिए ईटा क्या हो जाएगा? उसके लिए ईटा हो जाएगा जे ओमेगा म्यू अपॉन सिग्मा प्लस जे ओमेगा एप्सिलॉन का अंडर, राइट? जे ओमेगा म्यू अपॉन सिग्मा। अब हम लोग जैसे रैशनलाइजेशन करते थे तो उसी रैशनलाइजेशन प्रोसेस से हम लोग इसका इमेजिनरी पार्ट और रियल पार्ट दोनों निकाल सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये एक एंगल के साथ चलेगा, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको? एक ईटा प्लस एक थीटा ईटा उसका एंगल, एक ईटा प्लस एक थीटा ईटा उसका एंगल। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ईटा का मैग्नीट्यूड e टू द पावर i थीटा n या j थीटा n, j हम लोग इमेजिनरी ऐसे यूज करें तो j थीटा n, ठीक है। ये तो हो गया। अब मुझे बताओ, आपको ये चीज हमेशा याद रखनी है बेटा कि जब आप लोग ईएम वेव्स में पढ़ोगे कि हम लोग इम्प्रिंटिंग इम्पीडेंस देंगे। देखो जो क्वेश्चंस आते हैं नेट पे या गेट पे, कभी कभी डायरेक्ट फॉर्मूले से आते हैं, कभी कभी उसका कंसेप्ट आता है। तो याद रखना जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो ये अक्सर जो लेवल है ये TFIR का है, या जस्ट में तो बिल्कुल भी ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे आपसे। ये TFIR पूछ सकता है, या फिर आपका कोई PhD स्टूडेंट पूछ सकता है, या नेट CSR, या आपका गेट पूछ सकता है। गेट में अप्रॉक्सीमेटली फॉर्मूलेस पे आ जाएंगे, लेकिन CSIR और TFIR जरूर इसके बेस क्वेश्चन पूछेगा, राइट? सो फाइनली हमें ईटा की मैग्नीट्यूड क्या मिलती है? फाइनली हमें ईटा की मैग्नीट्यूड मिलती है क्या? म्यू अपॉन एप्सिलॉन, ये तो अंडर रूट में चला गया, और साथ में नीचे क्या देगा? वही जो पहले वाला था हमारा 1 प्लस सिग्मा अपॉन ओमेगा एप्सिलॉन, ठीक है। और ये तो होल स्क्वायर कर दो और साथ में इसका 1/4 कर दो, साथ में इसका 1/4 कर दो, जहाँ पे हम कहेंगे टेंजेंट जो 2 थीटा n है, टेंजेंट जो 2 थीटा n है वो क्या हो जाएगा आपका? सिग्मा अपॉन ओमेगा ई। अब आप सोचोगे कि मैम आप इतना करा क्यों रहे हो? आप लोग सोचोगे कि मैम आप इतना करा क्यों रहे हो, इतना डीप क्यों जा रहे हो? एक्चुअली देखिए, हमने आपको वेरी फर्स्ट डे में यही कहा था कि ये जो ईडी है ना, ये ईडी आप किसी भी मटेरियल में मटेरियल में इस्तेमाल करो या आप किसी भी तरफ ले सकते हो। आप हमेशा क्यों कंडक्टर, इंसुलेटर या डाइलेक्ट्रिक बोलो, कंडक्टर, इंसुलेटर या डाइलेक्ट्रिक या सेमीकंडक्टर, इन सबको कैसे कहीं लिखा हुआ है, कहीं जरूरी है कि ऑलवेज मैं इन सबको डिफरेंशिएट करूं बैंड थ्योरी से? इट इज नॉट नेसेसरी, राइट? इट इज रियली नॉट नेसेसरी। बैंड थ्योरी से इसको करना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। सो हम इसको ईडी के फेनोमेनन से भी डिराइव करते हैं और बोलते हैं कि कौन सा कंडक्शन करंट है, कौन सा डिस्प्लेसमेंट करंट है, कौन सा गुड कंडक्टर है, कौन सा नॉन गुड कंडक्टर है। या हम ये भी कह सकते हैं ईडी के फेनोमेनन को यूज करके कि किस फ्रीक्वेंसी पर एक गुड कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा, किस फ्रीक्वेंसी डाइलेक्ट्रिक की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। ये सारी चीजें हम कर सकते हैं बेटा। इवन हम लोग, आप पूछते कि वाई हम लोग डायरेक्ट क्यों नहीं दो चार्जेस के बीच में फोर्स लगा दे और सारे जितने भी टोटल चार्ज है, सरफेस चार्ज है, ये वो सारी चीजें निकलते हैं, हम क्यों इमेज चार्जेस का इस्तेमाल करते हैं? तो मैंने आपको तब भी बताया था कि इमेज चार्ज का इस्तेमाल हम लोग इसलिए करते हैं बिकॉज जब बात हमारे ग्राउंडेड की आ जाती है,
जब हम लोग ग्राउंडेड कंडक्टिंग स्पेयर्स बोल दो या इमेज मटेरियल्स बोल दो या मीडियम्स बोल दो, तब भी हम लोग इस इमेज चार्ज का इस्तेमाल करते हैं। तो ईडी इज द वेरी स्ट्रॉन्ग इन एवरी फील्ड। ठीक है, सो अब मैंने क्या किया कि tan 2 थीटा का कर दिया। अब मैं इसमें क्या करूँगी, मैं कहूँगी कि अगर मेरे पास ऐसी सिचुएशन रही कि जो थीटा है ये दो बाउंड्रीज के बीच में काम करे, 0 और 45 डिग्री के बीच में। क्यों? क्योंकि ये मैक्सिमम हो जाएगा ना, tan 45 है, ठीक है, tan 45 है, आई एम नॉट सेइंग मैक्सिमम, बट ये जो एंगल है ये tan 45 कितना होता है? टेल मी फर्स्ट। आई एम टेकिंग योर टाइम फर्स्ट, टेल मी द वैल्यू ऑफ द tan 45। तब तक हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये थीटा n अगर वैरी करे ऐसे, मतलब क्या कि हम यहाँ पर 45 डिग्री रखेंगे, यहाँ पर थीटा n की वैल्यू एक बार, और एक बार 0 रखो या इसके बीच में रखो, तो चेक करेंगे कि हम लोग के पास इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, और उसी हिसाब से हम लोग डिराइव करते हैं कि हमारा मटेरियल जो है कैसा बिहेव कर रहा है। ओके, सो राइट, अगर ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो क्या हो जाएगा, तो हमारे h की जो वैल्यू है, वो जो h वेक्टर है हमारा, हम हमेशा रियल पार्ट लेंगे। ठीक है, रियल पार्ट लेंगे तो रियल पार्ट में क्या आ जाएगा, h वेक्टर जो होगा E0 डिवाइडेड बाई ये जो n है, n किसके साथ जाएगा, e टू द पावर j थीटा n के साथ जाएगा, e टू द पावर j थीटा n के साथ। ये तो इसकी एंगल होगी, लेकिन साथ में इसके पास क्या है बेटा, साथ में इसके साथ है माइनस अल्फा z, जो कि एटेन्युएशन के साथ जा रहा है। साथ में इसके साथ कौन सा रहेगा, जो वेव फैक्टर है वो रहेगा, तो वेव फैक्टर j ओमेगा t माइनस के बीटा z आएगा। ठीक है, अब ये बंद हो गया, लेकिन ये जा कौन सा रहा है, फील्ड है मैग्नेटिक, तो ये जा रहा है y में, तो ये जा रहा है y में। ठीक है, इज दिस क्लियर टू एवरीबॉडी और नॉट? इज दिस क्लियर टू एवरीबॉडी? ओके फाइन। सो जब आप सबको क्लियर है, दोज हु आर ऑनलाइन एंड ऑफलाइन बोथ, राइट, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों क्लियर है। ओके फाइन, देन मूव नेक्स्ट। सो जब ये बात हो गई तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड भी लिख सकते हैं। चलो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी बेटा वैसे ही हो जाएगा। तो इसमें मेरे को पॉइंट आउट क्या करना है, अल्फा इज द एटेन्युएशन कांस्टेंट, राइट। थीटा क्या है, थीटा n क्या है, ये तुम्हारा इंट्रिंसिक इंपेडेंस जो कि इमेजिनरी क्वांटिटी है उसका एंगल है। ओके, सो हम ये कह सकते हैं कि E और H जो है प्रोपागेट करेंगे x और y डायरेक्शन आपस में परपेंडिकुलर है। साथ में क्या होगा कि आपस में ये दोनों परपेंडिकुलर है, साथ में जो प्रोपागेशन डायरेक्शन है हमारी बीटा की डायरेक्शन हमने क्या लिया है, बीटा की डायरेक्शन हम लोगों ने z लिया है, ये उसके प्रोपागेशन के परपेंडिकुलर। ठीक है, इतना क्लियर है सब, राइट। अब देखो ये जो एटेन्युएशन फैक्टर है वो क्या कर रहा है, ये एटेन्युएशन फैक्टर जो है एक्चुअली में ये इसके एम्पलीट्यूड को घटा रहा है। किसके एम्पलीट्यूड को घटा रहा है, ये घटा रहा है आपके एम्पलीट्यूड जो वेव्स है, ईएम वेव्स है, इसके एम्पलीट्यूड को घटा रहा है। नेक्स्ट हम मेजरमेंट क्या करते हैं, अल्फा का मेजरमेंट क्या करते हैं, अल्फा जो हमारा एटेन्युएशन कांस्टेंट है, अल्फा को मेजर करने का जो ऐसा यूनिट है नेपर में करते हैं, नेपर, 1 नेपर, जो कि क्या होता है, एनीबॉडी हैव एनी गेस, नेपर्स पर मीटर में करेंगे। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं ऐसा यूनिट जो अल्फा है, इसका नेपर्स पर मीटर में करेंगे। ठीक है, नेपर्स पर मीटर या डीबी पर मीटर में करेंगे। ओके, इज दिस क्लियर? ओके फाइन। अब 1 नेपर कितना होता है, 1 नेपर एनीबॉडी नो, 1 नेपर होता है आपका 20 लॉग बेस ई, 20 लॉग बेस 20 लॉग 1 नेपर कितना होता है, 1 नेपर इज इक्वल टू 20 लॉग बेस 10 ई। ठीक है, ये आपका 1 नेपर हो जाता है, और जो कि हम लोग 1 नेपर के यूनिट में करते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये हमारी जो वैल्यू आती है 8.86 dB आती है, ये वैल्यू हमारी आती है 1.86 dB आती है। ठीक है, दिस फाइन। सो इतना हमारे पास कंफर्म हुआ कि कैसे हम लोग एक लॉसी डाइलेक्ट्रिक को एनालाइज करेंगे, लेकिन इसमें अभी भी कुछ चीज़ें आपके पास रह गई हैं। प्लीज फर्स्ट नोट इट डाउन दिस वन, देन वी विल कंटिन्यू। इतने देर तक हम लोग ई और बी को एक्सप्लेनेशन टर्म में देखते हैं।
अब हम लोग ये वेव फॉर्म में देखते हैं। वेव फॉर्म में हम लोग अगर रियल पार्ट में देखें तो क्या मिलेगा हमें, ई का इक्वेशन। ई जो है वो किसका फंक्शन होगा, z और t का फंक्शन होगा। z और t का फंक्शन लिखें, क्या क्या रहेगा, एक तो इसका एम्पलीट्यूड रहेगा, दूसरा इसका माइनस अल्फा z रहेगा जो कि एटेन्यूएशन पार्ट है, और तीसरा क्या रहेगा, तीसरा कॉस रहेगा। और ये कॉस कैसा होगा, ये कॉस होगा ओमेगा t माइनस बीटा z के फॉर्म में, और ये ट्रैवल कहाँ कर रहा है, इस डायरेक्शन में। ठीक है, लेकिन मुझे यहाँ पे किसको लाना है, मुझे बी पार्ट में थीटा को भी लाना है। तो थीटा क्या हो जाएगा, h क्या हो जाएगा, अभी हम लोगों ने लिखा था z और t का तो फंक्शन है ही साथ में, तो हम क्या लिखेंगे इसको, ई नॉट डिवाइडेड बाई ईटा। ठीक है, ई नॉट डिवाइडेड बाई ईटा, ईटा क्या है, इंट्रिंसिक इम्पीडेंस है, साथ में क्या आ जाएगा, e टू द पावर माइनस अल्फा z आ जाएगा, साथ में cos ओमेगा आएगा। अब देखो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसमें हमारा थीटा आएगा। अब मुझे कोई ये बताए कि ये जो थीटा है, ये जो थीटा है कहाँ पर आएगा, मतलब इसके भीतर तो आएगा, एवरीबॉडी नो दिस थिंग, बट टेल मी इट इज प्लस और माइनस। ओके फाइन, इट विल बी माइनस बेटा, दिस इज ओमेगा t माइनस बीटा z, ये तो वेव हो गई। ठीक है, माइनस थीटा एन, थीटा एन क्या है, उसका इंट्रिंसिक एंगल जो हम लोग देख रहे थे, राइट, इंट्रिंसिक एंगल जो हम लोग देख रहे थे। अब आप मुझे इन दोनों इक्वेशन, अच्छा ये है y डायरेक्शन में ट्रेवल करिए। अब आप मुझे बता सकते हो कि इन दोनों इक्वेशन को देख के हम क्या कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं। हम ये कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं कि ये जो है आउट ऑफ फेज जा रही है। इसका मतलब क्या है कि E और V जो है आपस में एक दूसरे से आउट ऑफ फेज जा रही है, और ये आउट ऑफ फेज कितना है, थीटा एन का है। आउट ऑफ फेज कितना है, थीटा एन का है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दो नोट बना के कि फ्रॉम अबव इक्वेशंस वी कैन सी दैट E and H are out of phase by theta n at a instant of time। ठीक है, ये दोनों क्या है, आउट ऑफ फेज है एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। ओके फाइन, एनीबॉडी हैव एनी क्वेश्चन। तो अगर मैं बोलूं कि अब हम लोग बात करेंगे लॉसी मीडियम की। नाउ प्लीज कंसिडर देयरफॉर फॉर लॉसी मीडियम, अब आपको बताएंगे कि क्यों हम लोग ये थीटा बाई ओमेगा एप्सिलॉन को देख रहे थे तब तक। अब देखो, क्योंकि बात चल रही है हमारी लॉसी मीडियम की, तो देखो दो चीजें होती है, एक JS अपॉन JD, दोनों का मैग्नीट्यूड ले लो। एक क्या है, कंडक्शन करंट है, एक डिस्प्लेसमेंट करंट है, ये होता है सिग्मा ई, और दूसरा क्या हो जाएगा, कोई एनीबॉडी टेल मी, J ओमेगा। ठीक है, ये दोनों चीजें हो गई सर, यहाँ पे एप्सिलॉन भी आएगा। ये पहले वाला फॉर्मूला है जो हम लोग यूज कर रहे थे मैक्सवेल्स इक्वेशन में, राइट। इन दोनों का रेशियो है, इन दोनों का रेशियो क्या होता है, सिग्मा अपॉन ओमेगा एप्सिलॉन। ठीक है, सिग्मा अपॉन ओमेगा एप्सिलॉन जो कि बोलता है क्या, tan थीटा। ठीक है, अब ये tan थीटा क्या कहेगा, tan थीटा कहेगा कि कितना लॉस है, कितना लॉस हुआ कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जब हमारे लॉसी मीडियम में गया, तो इसको हम लोग कहते हैं लॉस टेंजेंट। और यही सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है, यही सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि कहेगा कि मेरा गुड कंडक्टर है या बैड कंडक्टर। सो प्लीज नोट इट डाउन, दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, इट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, राइट, इट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। और अक्सर आपको किसी भी इंटरव्यू में ये पूछा जाता है, ये इंटरव्यू में पूछा जाता है। ठीक है, तो अब मुझे कोई बता सकता है कि ये लॉस टेंजेंट इस पूरे को बोलते हैं, और थीटा क्या हो जाएगा यहाँ पे, लॉस एंगल ऑफ एनी मीडियम, लॉस एंगल ऑफ एनी मीडियम, राइट। नेक्स्ट हम कहेंगे कि जब ये बात हो गई, तो अब मुझे बताओ भाई कि कैसे हम कर सकते हैं, कौन से फैक्टर को लेंगे। तो मेरे पास दो चीजें, देखो यहाँ पे मेरे पास सिग्मा बाई ओमेगा एप्सिलॉन। अब अगर कोई बोले कि किसी मीडियम में tan थीटा बहुत लार्ज है, tan थीटा इज वेरी लार्ज, किसी मीडियम में tan थीटा बहुत लार्ज है, इसका मतलब क्या हुआ कि वो मीडियम जो है गुड कंडक्टर है, या उस मीडियम की कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, जब उस मीडियम की कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा है, इसका मतलब क्या है, वो गुड कंडक्टर है।
सो हम इससे कंक्लूजन क्या ड्रॉ करेंगे, वी विल राइट द कंक्लूजन। कंक्लूजन क्या है कि इफ tan थीटा इज वेरी लार्ज, इसका मतलब क्या है कि सिग्मा इज मच ग्रेटर देन ओमेगा एप्सिलॉन। दिस इंप्लाइज दैट इट इज अ गुड कंडक्टर या फर्स्ट है ये। दूसरा क्या है कि इफ tan थीटा इज वेरी स्मॉल या सिग्मा इज मच लेस देन एप्सिलॉन ओमेगा, देन दिस इंप्लाइज अ बैड कंडक्टर। ठीक है, अब सिग्मा बाई एप्सिलॉन, ये देखो सिग्मा बाई एप्सिलॉन ओमेगा क्या है, जे एस बाई जे डी है, मतलब ये कंडक्शन करंट है। तो हम ये लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं कि ये अगर इससे बड़ा है, इसका मतलब जे एस अगर ज़्यादा बड़ा है जे डी से, JS अगर ज़्यादा बड़ा है JD से, तो इसका मतलब क्या हुआ, कंडक्शन हुआ, गुड कंडक्टर हुआ, और ऑपोजिट वाइस वर्सा है, राइट। सो ये देखो, ये बहुत ही सिंपल सा, बहुत ही अच्छा कंक्लूजन है। दूसरी चीज़ हम ये कहेंगे कि अगर कोई कंडक्टर है या कोई कंडक्टर नहीं है, तो कोई भी मीडियम जो है किस पर डिपेंड कर रहा है। सो आई विल राइट एज एनी मीडियम डिपेंड्स अपॉन किससे डिपेंड कर रहा है भाई, सिग्मा ओमेगा एप्सिलॉन, और किससे, सिग्मा ओमेगा एप्सिलॉन, इन सारी चीजों से डिपेंड कर रहा है, जेडी जेटी और लॉस टेंजेंट, इन सारी चीजों से डिपेंड कर रहा है। लेकिन याद रखना वो अपने ओमेगा पर फ्रीक्वेंसी, जो ओमेगा फ्रीक्वेंसी है उस पर भी डिपेंड कर रहा है। और वही कभी कभी कहता है कि जो एक फ्रीक्वेंसी पे गुड कंडक्टर है, दूसरी फ्रीक्वेंसी पे जाने पर वो बैड कंडक्टर हो जाता है, तो अगर मैं बोलूँ कि कभी कभी जो डाइलेक्ट्रिक्स है वो जो गुड कंडक्टर्स होते हैं वो लेस फ्रीक्वेंसी पर एक डाइलेक्ट्रिक की तरह काम करते हैं। गुड कंडक्टर जो है लो फ्रीक्वेंसी पर कभी कभी एक डाइलेक्ट्रिक की तरह काम करते हैं। तो अगर कोई बोले कि लॉस टेंजेंट क्या है, तो तुम क्या कहोगे, 45 डिग्री जो एंगल बना, ठीक है, यहाँ पर जो थीटा एंगल बना रहा है 45 डिग्री का, एक तरफ JS है, एक तरफ JB है, ये जो है तुम्हारा लॉस टेंजेंट का हो जाएगा। ठीक है, चलो अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे थोड़ा बहुत डाइलेक्ट्रिक मटेरियल पे। और अब देखो, हम लोग जैसे कि फ्री स्पेस में एनर्जी डेंसिटी पढ़े थे, प्रेशर पढ़े थे, पॉइंटिंग वेक्टर पढ़े थे, तो हम लोग इसमें भी देखेंगे कि क्या है हमारा। ठीक है, तो हेडिंग डालिए नेक्स्ट एनर्जी डेंसिटी, ठीक है, लॉसी मीडियम। याद रहे, कहीं कहीं आप नोट्स में देखोगे इसी को आइसोट्रोपिक लीनियर डाइलेक्ट्रिक मीडियम भी कहते हैं, या लॉसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम, ठीक है, लॉसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम। अब इसमें भी एनर्जी डेंसिटी क्या सेम फिनोमेना है, UE = 1/2 एप्सिलॉन E²। याद रहे एप्सिलॉन इसलिए लिया क्योंकि ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस नहीं है, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम है, ओके। सिमिलरली हम क्या कहेंगे, ये UE हो गया, UM क्या हो जाएगा, UM हो जाएगा V²/2 mu हो जाएगा। ठीक है, और सेम कंसेप्ट है, यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, वेलोसिटी ऑफ द मीडियम, क्योंकि मैं बाद में आपको दिखाऊंगी कि यहाँ पर जब मीडियम में वेव्स एंटर करती है तो उसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो जाती है, राइट। सो इसमें क्या आ जाएगा, फिर से वही वाला कंसेप्ट कि तुम्हारा हो जाएगा क्या, म्यू एच हो जाएगा पहली चीज, और दूसरा वो तुम्हारा वेलोसिटी वाला टर्म आ जाएगा। ठीक है, वेलोसिटी वाला टर्म आ जाएगा। सो वेलोसिटी वाला टर्म जब आ जाएगा तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा, दोनों का कंसेप्ट, अगर यू का हम करना चाहें तो इसको भी हम ये ऐसे भी लिख सकते हैं, 1/2 एप्सिलॉन E² लिख सकते हैं,
1/2 एप्सिलॉन ई स्क्वायर लिख सकते हैं। और टोटल एनर्जी डेंसिटी कैसे लिख सकते हैं भाई? टोटल जो होगा यू वो हो जाएगा एप्सिलॉन ई स्क्वायर, एप्सिलॉन ई स्क्वायर। इट इज टोटल एनर्जी डेंसिटी, टोटल एनर्जी डेंसिटी, राइट, टोटल एनर्जी डेंसिटी। इज देयर इज एनी कंफ्यूजन? नो, राइट। और यहाँ पर भी वही सेम चीज यूज करेंगे, यू ई इज इक्वल टू यू एम, मतलब जो एनर्जी डेंसिटी है जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड की होगी उतनी ही मैग्नेटिक फील्ड की होगी, ये हम लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग हेडिंग डालेंगे पॉइंटिंग वेक्टर, पॉइंटिंग वेक्टर, ठीक है, पॉइंटिंग वेक्टर। अब पॉइंटिंग वेक्टर क्या है? देखो पॉइंटिंग वेक्टर हम जानते हैं E क्रॉस H होता है, E क्रॉस H, इट इज योर पॉइंटिंग वेक्टर, पहली चीज। और हम लोग ये भी जानते हैं कि हमारे पास, क्योंकि हमने इसको जब शुरू किया था तो मैंने बोला था ρp = 0, j = 0, सोर्स फ्री, सोर्स फ्री। तो जब सोर्स फ्री की बात है इसका मतलब del डॉट E = 0 एंड इससे हमें क्या मिल जाएगा? इससे हमें बीटा डॉट E = 0 मिल जाएगा, ठीक है। दूसरी चीज del डॉट B = 0, इससे हमें क्या मिल जाएगा? B डॉट बीटा, B डॉट बीटा = 0, ठीक है, ये दोनों चीज मिल जाएगी। और हम ये भी जानते हैं कि E जो है हमारा सिंपली जो है E नॉट e⁻i kz माइनस ओमेगा टी, और h b अगर ले लें, h भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, b नॉट e⁻j kz माइनस ओमेगा टी, जो हम लोग नॉर्मली यूज करते हैं किसी फ्री वेव के लिए। तो यहाँ पर याद रखना, यहाँ पर जो वेक्टर फील्ड हो जाएगी वो s जो है पॉइंटिंग वेक्टर जो है E क्रॉस H होगा, जो कि E क्रॉस B डिवाइडेड बाय म्यू हो जाएगा। म्यू क्या है? परमेबिलिटी ऑफ द मीडियम, म्यू इज योर permeability, permeability of the medium, ओके, permeability of the medium। अब देखो नेक्स्ट इसमें ये पूछा जा रहा है कि पॉइंटिंग वेक्टर को ला कैसे सकते हैं। पॉइंटिंग वेक्टर को हम ला सकते हैं उसके विरुद्ध, जैसे फ्री स्पेस के लिए हम लोग क्या करेंगे? c ले लेते हैं वेलोसिटी को, यहाँ पे एक v ले लेंगे जो कि हम बोलेंगे स्पीड ऑफ वेव है, स्पीड ऑफ वेव, ठीक है। v जो है हमारा स्पीड ऑफ वेव है, स्पीड ऑफ वेव है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं? इसको हम डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं, कैसे कि e स्क्वायर अपॉन वेव का स्क्वायर v स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि ऊपर एप्सिलॉन है इसलिए ये म्यू v स्क्वायर आ जाएगा, म्यू v स्क्वायर आ जाएगा। और हमेशा याद रखना जो v हो जाएगा 1/एप्सिलॉन म्यू का अंडर रूट, v जो होगा वो एप्सिलॉन म्यू का अंडर रूट हो जाएगा, ओके। ये चीज हो गई। तो हम क्या कह सकते हैं भाई? यहाँ पर हम ये कह सकते हैं, ओके, एनीबॉडी आस्क एनी क्वेश्चन? ओके फाइन। तो अब देखो हम हमेशा देखते हैं कि हमारे पास u और v में क्या रिलेशनशिप होगा, हमारे पास u और v में क्या रिलेशनशिप होगा, राइट। सो नेक्स्ट चेक करते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि जैसे कि पॉइंटिंग वेक्टर हो गया, एनर्जी डेंसिटी हो गई, अब हमारे पास मोमेंटम डेंसिटी, राइट, मोमेंटम डेंसिटी को हम क्या शो कर रहे थे? p से शो कर रहे थे। जब हम मोमेंटम डेंसिटी को p से शो करेंगे तो देखो इसकी वैल्यू हो जाएगी म्यू एप्सिलॉन और s वेक्टर किसमें ट्रैवल कर रहा है? z में ट्रैवल कर रहा है, तो इसकी डायरेक्शन हमारी z हो जाएगी। लेकिन अगर मैं इसी को v के में एक्सप्रेस करना चाहूँ तो ये क्या हो जाएगा? म्यू अपॉन v, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? s हो जाएगा, ठीक है। इसको हटाने के लिए किया गया है, राइट। अब मुझे बताओ क्या मैंने ये सही लिखा? इट इज योर टास्क, इसको बताओ कि यहाँ पर मैंने क्या किया है, Until you know how to prove, और आप कुछ रेफरेंस बुक्स को नहीं पढ़ोगे बेटा, आपको नहीं आए सब चीज़ें बैकग्राउंड। ओके, नेक्स्ट हम लोग क्या देखेंगे? हम लोग नेक्स्ट देखेंगे कि वेव इम्पीडेंस कितना है। तो वेव चाहे फ्री स्पेस में जाए या वेव आपका किसी मटेरियल में जाए, इम्पीडेंस तो वो करेगा। मैंने अभी बोला कि जब वेव मीडियम में डायरेक्ट मीडियम में ट्रैवल करेगी तो उसकी वेलोसिटी घट रही है, दैट मीन्स इट हैव आल्सो सम इम्पीडेंस, राइट। और ये इम्पीडेंस कैसे निकालेंगे? E/h से निकालेंगे। सो वेट, सो नेक्स्ट हम क्या देख रहे हैं?
नेक्स्ट हम देख रहे हैं, देखो ये जो पार्ट करवाऊंगी ये आपका नेट में और गेट में छोटे छोटे क्वेश्चंस करने में बहुत हेल्प करेगा। क्या है वेव इम्पीडेंस। तो अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने वेव इम्पीडेंस करवाया था और अभी भी करवा रही हूँ, दोनों में कोई फर्क नहीं है, दोनों का कंसेप्ट बिल्कुल सेम है। ठीक है, सो वेव इम्पीडेंस अगर हम चेक करें तो Z अगर ईटा लेते हैं तो E/H है, E/H, लेकिन याद रहे ये E/H फाइनली हमारा किसमें आ जाएगा, μ/ε में आ जाएगा, याद है, क्योंकि μ/ε क्या हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं μ इज इक्वल टू μ0 μr रिलेटिव एंड एप्सिलॉन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन, रिलेटिव परमिटिविटी और रिलेटिव परमिटिविटी, राइट, या सॉरी उल्टा बोल दिया, रिलेटिव परमिटिविटी और रिलेटिव परमिटिविटी। अब हम जानते हैं कि इसका मतलब Z जो हमारा ईटा है वो क्या हो जाएगा, μ0 μr अपॉन एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r स्क्वायर रूट में, ठीक है। तो हम जब इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू तो हमें ऑलरेडी पता है 120 पाई होता है, तो फाइनली मेरे पास क्या बचा, μr अपॉन एप्सिलॉन r, μr अपॉन एप्सिलॉन r, ठीक है। तो अब सोचो अगर ऐसी बात आ गई कि μr इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, μr इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और आपका एप्सिलॉन r ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, μr और एप्सिलॉन r ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, तो आपका ये क्या हो जाएगा, ये वैल्यूज क्या आ जाएंगी आपकी, ये वैल्यूज जो आ जाएंगी वो क्या आ जाएगी, एक रियल क्वांटिटी आ जाएगी। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ईटा इज इक्वल टू अ रियल क्वांटिटी, ईटा इज इक्वल टू अ रियल क्वांटिटी, ठीक है। कैसे रियल क्वांटिटी हुआ, कौन सी चीज आ गई, क्योंकि तब ईटा क्या है, ईटा हमारा ये है और ये दोनों ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, इसका मतलब जो है ईटा इसमें रियल क्वांटिटी। अब यही रियल वगैरह क्वांटिटी की बात हम लोग अपने पीछे के लेक्चर में अभी करते जब हम लोगों ने ईटा वगैरह कैलकुलेट किया। इसका मतलब क्या है, जब इसका मतलब ये है कि यहाँ पर एक कंक्लूजन आ रहा है, ईटा जब रियल क्वांटिटी है तो कंक्लूजन जो है वो नोट बना के लिख लो, कंक्लूजन जो है वो नोट बना के लिख लो। इसका मतलब ये डायरेक्टली कर रहा है कि E and H, your E and H are vibrating in the same plane। ये सारी चीजें आपको इंटरव्यूज में अक्सर पूछी जाती हैं कि अगर ये ईटा रियल क्वांटिटी आ गया इसका मतलब ये दोनों क्या कर रहे हैं, सेम प्लेन में कर रहे हैं। थोड़ा देर पहले मैंने बताया था कि ईटा के साथ जब माइनस ईटा एन आना था इसका मतलब क्या, आउट ऑफ फेज में कर रहे हैं दोनों वायर। अब नेक्स्ट अगर सोचो कभी कभी ऐसा मटेरियल आ गया, अच्छा इसमें से एक और चीज हम देखेंगे। पहली चीज हम ये नोट करेंगे कि अगर v वेलोसिटी हुई और ये c से लेस देन हुई, इसका मतलब क्या है कि मीडियम में जाने से क्या हो गया, लॉसी मीडियम डायनेटिक मीडियम में जाने से हमारी वेव की वेलोसिटी बढ़ गई। दूसरा कंक्लूजन देखो मैं क्या करूंगी, मैंने अगर बोल दिया कि एप्सिलॉन r1 हो गया और एप्सिलॉन म्यू r1 हो गया, इसका मतलब क्या है, वेव किस पे ट्रैवल कर रही है, वेव हमारी एक इस पे ट्रैवल कर रही है, बताओ फ्री स्पेस पे कर रही है बेटा, ये डायरेक्टली बस ये तो क्वांटिटी 1 हो जाएगी, इसीलिए बचा, इसका मतलब वेव हमारी फ्री स्पेस पे, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है। और अगर ये दोनों क्वांटिटीज ग्रेटर देन 1 होंगी तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि जो अच्छा ये तो हम जानते ही हैं, ये तो हम जानते हैं कि अगर सोचो ये कह दूं मैं कि ये दोनों ग्रेटर देन 1 है तो ईटा जो है सॉरी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n जो होगा वो अंडर रूट ऑफ म्यू आर एप्सिलॉन r, ये याद है, प्लीज कीप इट माइंड, n कैपिटल N। दूसरी चीज अगर मैं ये बोलूँ कि अगर ये कह दूँ कि सेकेंड क्वांटिटी म्यू आर ग्रेटर देन 1 है और एप्सिलॉन r ग्रेटर देन 1 है, इसका मतलब है कि हमें जो EM वेव के सॉल्यूशंस मिलेंगे, EM वेव के सॉल्यूशंस मिलेंगे वो क्या होंगे, ऑक्सीलेटिंग नेचर के होंगे, वो क्या होंगे, वेव सॉल्यूशन इज ऑक्सीलेटिंग, ठीक है। जो रियल वेव्स के सॉल्यूशन मिलेंगे वो हमें एक ऑक्सीलेटिंग सॉल्यूशंस मिलेंगे। सो नेक्स्ट देखो नोट क्या लिखेंगे हम लोग, नेक्स्ट नोट ये लिखेंगे कि अगर ऐसा सिचुएशन आ गया जहाँ पे एप्सिलॉन r स्मॉलर देन 0 यानी ये
ये डायरेक्टली इंप्लाइज करा कि अगर एप्सिलॉन आर इज नेगेटिव क्वांटिटी, ठीक है, नेगेटिव क्वांटिटी, एंड जो म्यू आर जो है, म्यू आर क्या हो गया, इज ग्रेटर देन इक्वल टू, वो जो वैल्यू था ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, तो ये क्या कहेगा, ये कहेगा जो ईटा है हमारा या जो एन है, एन क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो ये जो है एक इमेजिनरी क्वांटिटी हो जाएगी, इमेजिनरी और कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी हो जाएगी, ठीक है। जब ये इमेजिनरी और कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी हो जाएगी तो हम जानते हैं कि ये वेलोसिटी पर डिपेंडेंट करती है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव मीडियम और एयर दूसरा, तो इसका मतलब क्या है, जो हमारा होगा वो नेचर जो होगा वो एक्चुअली ईएम वेव का एक डैम्पिंग नेचर शो करेगा, डैम्पिंग नेचर। ये कौन सा नेचर है, डैम्पिंग नेचर, ये एक डैम्पिंग नेचर को शो करेगा, राइट। इज देयर इज एनी कंफ्यूजन? हमने क्या बोला कि एप्सिलॉन आर अगर नेगेटिव क्वांटिटी हो जाए और आपका म्यू आर जो परमेबिलिटी है, रिलेटिव परमिटिविटी, वो अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 1 रह जाए, ठीक है, तो हमारा जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा वो क्या हो जाएगा, एक डैम्पिंग नेचर का हो जाएगा। और जब ये डैम्पिंग नेचर का हो जाएगा तो इसका मतलब क्या है, अब इसका ऑपोजिट कर लो, अब देखते हैं ऑपोजिट करने पर क्या आता है। तीसरा कंक्लूजन अगर मैं ये कहूँ, चौथा कंक्लूजन हो जाएगा जो इसका ऑपोजिट है, मैं बोलूँ कि म्यू आर जो है वो नेगेटिव क्वांटिटी हो जाए और एप्सिलॉन आर जो ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो सॉल्यूशन तो अगेन डैम्प्ड होगा, लेकिन ये किसके अंदर होगा, एक कंडक्टिंग मीडियम के अंदर डैम्प्ड होगा, एक कंडक्टिंग मीडियम। सॉल्यूशंस तो हमें डैम्प्ड मिलेंगे, सॉल्यूशंस will be damped but inside the conductor medium, but inside the conducting medium। कभी कभी एमसीक्यू टाइप के गेम में पूछ लिया जाता है कि ऐसे क्या जो हमारे पास ये ईटा मिला या जो हमारे पास जो लॉसी डायरेक्टिव की जो प्रॉपर्टीज मिलती है उसका मतलब क्या है, ओवरऑल जो सारी चीजें हैं ये आपस में कैसे रिलेट हो रही हैं, आपस में इसका क्या कंक्लूजन है कि वेव्स में जा रही है, कभी नेगेटिव कभी पॉजिटिव, कभी दोनों पॉजिटिव कभी दोनों नेगेटिव, ऐसे क्या सिचुएशंस हैं। अब मुझे ये बताओ अगर दोनों ही नेगेटिव हो गए, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे मटेरियल्स कम ही मिलते हैं कि मैंने ये कहा इफ म्यू आर लेस देन 0 एंड एप्सिलॉन आर इज लेस देन 0, दोनों ही लेस देन 0 है, तो इसका मतलब क्या है, कि हमारे पास दोनों ही नेगेटिव है, और इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो क्वांटिटीज मिलेगी वो एंटी पैरेलल किस्म की क्वांटिटीज होगी। मतलब क्या है, S एंड बीटा आर एंटी पैरेलल, ठीक है, एंटी पैरेलल हो जाएंगे। याद है S और बीटा जो है वो हमारे पास एंटी पैरेलल हो जाएंगी, और दोनों के बीच का जो मीडियम होगा वो क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंडेड मटेरियल, यानी लेफ्ट हैंडेड रोटेशन करते हैं, ठीक है, ओके। और ER H जो है आपके ER साइमल्टेनियसली एक दूसरे से नेगेटिव हो जाते हैं, तो सबसे बड़ा प्रभाव क्या पड़ेगा, S और बीटा। मतलब जो पहले हम लोग कह रहे थे फ्री स्पेस के लिए कि जो वेव की प्रोपगेशन डायरेक्शन है, जो फ्लक्स की डायरेक्शन है और वेव वेक्टर की जो डायरेक्शन है दोनों सेम है, प्लस अभी ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, तो ये हमारे लॉसी डाइलेक्ट्रिक। अब अगर मैं ये कहूँ कि लॉसलेस डाइलेक्ट्रिक, तो तीसरा जो मीडियम हमारा होगा, तीसरा जो मीडियम है वो लॉसलेस डाइलेक्ट्रिक है, अब ये लॉसलेस डाइलेक्ट्रिक एक्चुअली क्या होता है, ये एक परफेक्टली डाइलेक्ट्रिक होता है और ये एक स्पेशल केस है हमारे लॉसी का। पर हम लोग इसमें क्या कहते हैं, हम लोग कहते हैं कि जो अप्रॉक्सीमेटली ये 0 हो जाएगा, एप्सिलॉन जो होगा एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर के बराबर हो जाएगा, और आपका जो म्यू है वो म्यू नॉट म्यू आर के बराबर हो जाएगा। ये क्या है, ये एक परफेक्टली डाइलेक्ट्रिक मटेरियल होता है, ओके, ये एक परफेक्टली डाइलेक्ट्रिक मटेरियल होता है। नेक्स्ट अगर मैं ये कहूँ कि हमारे जो रिलेशनशिप्स हैं, किसके साथ रिलेशनशिप्स है, ये जो हमारे आपका जो एटेन्यूएशन कांस्टेंट, जिसे हम अल्फा कहते हैं, एटेन्यूएशन कांस्टेंट, ठीक है, ये जो एटेन्यूएशन कांस्टेंट है वो इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और आपका जो बीटा क्या था, ओमेगा अपॉन वी था, तो
ये क्या हो जाएगा, एक्चुअली ये बीटा जो होगा वो आपका म्यू एप्सिलॉन हो जाएगा। ठीक है, ये किसका है, मैं क्या कह रही हूँ, ये लॉसी का एक स्पेशल केस है, ये लॉसी का एक स्पेशल केस है और ये ऐसे हो जाएगा। और हम ये भी जानते हैं, अगर मैं इससे कंक्लूजन निकालूं तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओमेगा अपॉन बीटा। और ये क्या है, वेव की वेलोसिटी, वेव ईएम वेव की वेलोसिटी इन मीडियम, वेलोसिटी इन मीडियम ओके, वेलोसिटी इन मीडियम। तो ये इसका स्पेशल केस हो जाएगा और हम इसको ऐसे निकाल सकते हैं। तो अगर मैं बोलूँ कि इंट्रिंसिक इम्पीडेंस कैसे लिख सकते हैं, इम्पीडेंस इन वेव, अगर लिखो इम्पीडेंस इन वेव अगर लिखूंगी मैं, तो ये क्या हो जाएगा, ईटा हो जाएगा। और ये ईटा एक्चुअली म्यू बाई एप्सिलॉन, और इसकी जो एंगल हो जाएगी वो 0 डिग्री हो जाएगी, इसकी जो एंगल होगी वो 0 डिग्री हो जाएगी। और ये अगर मैं कहूँ कि ये दोनों क्या है, इसका फेज का रिलेशनशिप क्या है, क्योंकि ये एंगल 0 है, क्योंकि ये एंगल 0 है तो ये दोनों क्या होंगे, किसी भी इंस्टेंट टाइम पर अगर हम इसको देखेंगे तो ये इन फेज हो जाएंगे। ठीक है, ओके। सो मूविंग टू द नेक्स्ट, हम लोग क्वेश्चंस करते हैं